अर्थ ने जब आंखें खोली तो उसकी आंखें डर और हैरानी से बड़ी हो गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अवि ने उसे 1 इंच ऊपर उठा रखा था। उसने अवि को देखा जिसकी आंखें चेतावनी से भरी थी। वो सख्त आवाज में बोली, मैं उन बीवियों जैसी नहीं हूं जो अपने पति को भगवान मानकर उसकी पूजा करती है और चुपचाप सब सहती रहती है। गलत करने पर भी उसे कुछ नहीं बोलती। पति का काम पूजा करने लायक भी तो होना चाहिए ना। अपनी बीवी के लिए लॉयल्टी होनी चाहिए। जब पहले से ही तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड थी तो तुम्हें उसी से शादी करनी चाहिए थी ना कि मुझसे। और अब अगर तुमने मुझसे शादी कर ली है तो तुम्हें उसके साथ प्रोफेशनल वर्क के अलावा कोई रिश्ता नहीं रखना चाहिए था। लेकिन तुम तो यहाँ बावरे हुए जा रहे हो। ये गलत किया तुमने। आई एम योर वाइफ, नॉट अ पपेट। तुम मुझे अभी जानते ही कहा हूं, जिस दिन जान जाओगे उस दिन जान दे दोगे। अवि ने इतना बोलकर अर्थ को नीचे उतार दिया। अर्थ दीवार से होता हुआ नीचे बैठ गया। वो अवि पर चिल्लाना चाहता था और उसकी इस हरकत का जवाब देना चाहता था, पर उसकी हिम्मत नहीं थी और ना ही उसमें इतना कॉन्फिडेंस था। अर्थ ने अपनी लाल आंखों से अवि को देखा। अवि के होठों पर एक हल्की सी स्माइल थी जो अर्थ को अच्छी नहीं लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि अवि उसे चिढ़ा रही थी। अवि उसके सामने घुटनों के बल बैठ गई और प्यार से उसके बिखरे बालों को ठीक करते हुए बोली, मुझे ऐसा करके उकसाओ मत। तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं कितनी बुरी हो सकती हूँ। आई एम नॉट अ गुड एंड ओबीडियंट वाइफ बिकॉज आई एम अ बैड एंड डिसओबीडियंट वाइफ। इतना कहने के बाद अवि ने अचानक एक झटके से अर्थ के गालों को एक हाथ से पकड़ लिया और गुस्से से कहने लगी, मैं चुप हूं उसकी वजह है, वरना तुम्हारी मनमानी का ऐसा जवाब देती कि जिंदगी भर याद रखते। तुम बेवकूफ हो, मैं नहीं। तुम अंधे हो जिसे अपनी गर्लफ्रेंड का डबल फेस दिखाई नहीं देता। अपने प्यार पर विश्वास करना अच्छी बात है, पर अंधा विश्वास करना बेवकूफी की निशानी है। तुम बहरे हो जो अपने घर वालों की बात नहीं सुनते। वो तुम्हें चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि अंतरा खन्ना इज नॉट अ गुड गर्ल, पर तुमने तो अपने कान के पर्दे ही बंद कर रखे। तुम सच में अपने माँ बाप के ही बेटे हो ना। तुम इतने इडियट कैसे हो सकते हो। अर्थ को अब अवि से डर लगने लगा था। अर्थ ने धीरे से अवि का हाथ हटाया और उसे हकलाते हुए कहने लगा, मतलब अंतरा को लॉकअप में। अवि उसके कॉलर को ठीक करते हुए बोली, हाँ भी और नहीं भी। अब उसने सच में गलत काम किया होगा ना, तभी तो वो सलाखों के पीछे है। अर्थ बोला, पर तुमने ये सब कैसे किया। तुम तो। अवि बीच में ही उसके कॉलर को ठीक करते हुए बोली, ओ ब्लॉकहेड हबी, इन सब में इतना दिमाग लगाने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं। तुम ना बस अपनी गर्लफ्रेंड की चिंता करो और उसके खर्चों पर पैसे उड़ाओ। बस यही काम करो। मुझे तो तुम कभी जान नहीं पाओगे और बेवजह मुझसे बदला लो। जब भगवान दिमाग दे रहे थे तब क्या तुमने बस गुड लुक्स ही मांगा था, दिमाग नहीं। अर्थ चौंकते हुए बोला, है? फिर उसे समझ आया कि अवि उसका मजाक उड़ा रही थी, इसलिए उसने कहा, यू तुम मेरी इंसल्ट कर रही हो। वो कुछ और भी कहना चाहता था पर अवि का फेस अचानक से सर्द हो गया था, जिसे देख वो चुप हो गया। अवि बोली, कल उस छचुंदरी की टेस्ट रिपोर्ट आने वाली है, कल पता चल जाएगा। तुम उसे 4 साल से जानते हो ना, फिर तुम्हें कैसे पता नहीं है? तुम्हें तो सब पता होना चाहिए। क्या पता वो तुम्हें यूज कर रही हो, सक्सेस पाने में, या बर्थडे पार्टी का खर्च उठाना हो, या वेलकम पार्टी, या फिर शॉपिंग। सबका खर्च तो तुम ही उठाते हो ना। तुमने उसे गिफ्ट भी क्या दिया, इतना महंगा डायमंड नेकलेस। वो अपने पैसों का क्या करती है, कभी सोचा है? यही सब करती होगी जिसकी वजह से वो आज जेल में है। अर्थ उसे हैरान होकर देखने लगा। अवि याद करने का नाटक करते हुए आगे बोली, हाँ, और वो जिस आलीशान घर में रहती है वो भी तो तुमने ही खरीद कर उसे दिया है ना? इतना ही नहीं, तुम तो उसके घर में काम करने वाले सर्वेंट्स की भी सैलरी पे करते हो। वो जो कहती है तुम वो करते हो, उसके आगे पीछे घूमते हो लाइक अ डॉग, और यहाँ मेरे सामने शेर बनते हो। एक ही जानवर बनकर रहो ना। 4 सालों में उसने कभी नहीं कहा कि चलो शादी कर लेते हैं। उसने तो ये कहा होगा कि मैं अपने करियर पर फोकस करूंगी। क्यों? ऐसा ही है ना। और तुम तो जन्मजात बेवकूफ ठहरे जो उस पर अंधा विश्वास करते हो। अर्थ उसे ऐसे देखने लगा जैसे किसी मंगल ग्रह के प्राणी को देख रहा हो। वो हैरानी से बोला, तुम्हें ये सब कैसे पता? अवि अपनी एक आईब्रो उठाकर बोली, क्यों, तुम क्या मुझे अपनी तरह बेवकूफ समझते हो? अर्थ के मुंह से अचानक ही निकल गया, हाँ। अवि बोली, चलो तुमने माना तो सही कि तुम एक नंबर के बेवकूफ इंसान हो। अर्थ ने जब अवि की बात सुनी तब उसे एहसास हुआ। उसका चेहरा गुस्से से भर गया और वो बोला, तुम? अर्थ ने अवि के हाथ को पकड़ा जो उसके कंधे पर थे और उसे अपनी तरफ खींच लिया। अवि संभल नहीं पाई और उसके ऊपर ही आ गिरी, जिसकी वजह से अवि का सिर अर्थ के सीने से जा टकराया। वो दोनों बड़ी अजीब सिचुएशन में थे। तभी उन्हें किसी की नजरों की तपिश का एहसास हुआ। अर्थ ने सिर उठाकर देखा तो उसे वहां रुणाल दिखा जो अवि को ही घूर रहा था। अवि ने डीप बैक ब्लाउज पहन रखा था
जिसकी वजह से उसकी गोरी पीठ साफ दिखाई दे रही थी। उसकी ललचाई नजरों को वो भाप गया। पता नहीं क्यों, पर अर्थ को रुणाल पर बहुत गुस्सा आ रहा था। अर्थ ने अवी का हाथ छोड़ा और अपना हाथ उसकी पीठ पर रखने का दिखावा करते हुए अवी के पल्लू से उसकी पीठ को ढक दिया और तेज आवाज में पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो रुणाल? रुणाल सकपका गया और बोला, वो पानी। अवी ने भी रुणाल को देखा और अर्थ से दूर हट गई। अवी खड़ी हुई और वहां से चली गई। रुणाल उसे ही देख रहा था, जो अर्थ से बर्दाश्त नहीं हुआ। इसलिए वो उठा और रुणाल के पास गया, फिर बिना वार्निंग दिए एक जोरदार घूसा उसके मुंह पर मार दिया। रुणाल संभल नहीं पाया और लड़खड़ा गया। रुणाल अर्थ को देखकर डर गया था। अर्थ की आंखें गुस्से से लाल थी। उसने रुणाल का कॉलर पकड़कर उससे कहा, वो मेरी बीवी है, समझे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे ऐसे देखने की? रुणाल बोला, आई एम सॉरी। अर्थ को पता नहीं क्या हुआ, उसने एक घूसा और जड़ दिया, फिर बोला, अब तो तुम भूल जाओ कि तुम्हारी शादी अविका से हो पाएगी। अर्थ वहां से चला गया। रुणाल उसे तब तक घूरता रहा जब तक वो चला नहीं गया। उसके जाने के बाद वो अपने चेहरे को सहलाने लगा। डिनर करने के बाद सक्सेना फैमिली चली गई। अविका बहुत खुश थी। शादी की डेट 2 हफ्ते बाद की निकाली गई थी। अर्थ रुणाल को बिल्कुल पसंद नहीं करता था, पर अविका उससे प्यार करती थी, इसलिए कुछ नहीं कहता था। अर्थ स्टडी रूम में अपना दिमाग खपा रहा था। अवी के इस तरह के बिहेवियर के बारे में सोचते हुए उसका सिर दर्द करने लगा था। अर्थ अपने कमरे में आया तो उसने देखा कि आव्या बेड पर बैठी लैपटॉप पर कुछ कर रही थी। हालांकि वो उसका लैपटॉप नहीं था। अवी के पास जो लैपटॉप था वो काले रंग का था। आव्या का ध्यान उसकी स्क्रीन पर ही था और फेस एकदम सीरियस लग रहा था। अर्थ ने पूछा, तुम क्या कर रही हो? आव्या ने कोई जवाब नहीं दिया और ना ही उसे देखना जरूरी समझा। अर्थ को उसका ऐसा रवैया बिल्कुल पसंद नहीं आया, इसलिए वो अवी के सामने आ गया और लैपटॉप को पकड़ लिया। लेकिन वो कुछ करता उससे पहले ही अवी उस पर बरस पड़ी। अवी ने कहा, मेरे काम में दखलंदाजी मत करो, वरना ये लैपटॉप तुम्हारे सिर पर फोड़ने में मुझे अफसोस नहीं होगा। लिव इट। अवी का गुस्सा देख अर्थ ने लैपटॉप को छोड़ दिया। पता नहीं क्यों, पर अर्थ का दिल उसके मुंह में आ गया था। अवी ने उस पर एक सरसरी निगाह डाली। उसकी तीखी और गुस्से से लाल आंखों को देखने के बाद अर्थ और ज्यादा डर गया। अर्थ डर के कारण बाथरूम में भाग गया और अपने माथे पर आते पसीने को पोंछने लगा। आज तक किसी ने उसे इस कदर नहीं डराया था। तभी उसका फोन बजने लगा। उसने अपना फोन निकाला और स्क्रीन को देखने लगा। कॉलर आईडी में नितिन का नाम देखकर उसने रिसीव किया। कॉल पिक करते ही नितिन ने कहा, सर, मुझे पता चला है कि मैडम ही आव्या मल्होत्रा है, लेकिन एक बात और बतानी थी, मतलब पूछनी थी कि क्या उनकी कोई बहन भी है? अर्थ चौंकते हुए बोला, नहीं, वो इकलौती है। बात क्या है, बताओ। नितिन ने सारी बात बताई। अर्थ का दिमाग अब एक्सप्लोड होने के कगार पर था। वो झल्ला कर बोला, ठीक से पता लगाओ, समझे? आधी इंफॉर्मेशन मत दिया करो। नितिन बोला, यस सर। अर्थ ने फोन रख दिया। उसे अब सहन नहीं हुआ और वो बाहर आ गया। अवी बेड पर नहीं थी। तभी अवी भी बालकनी से अंदर रूम में आई। अर्थ बेचैनी से इधर उधर घूम रहा था, जिसे देख अवी के होठों पर स्माइल आ गई और वो बोली, अपने छोटे से दिमाग में क्या सोच रहे हो? अंतरा के बारे में? अर्थ ने उसे घूर कर देखा तो अवी हंस पड़ी। अर्थ, जिसका दिमाग पूरी तरह से खराब हो गया था, वो चिल्लाकर बोला, स्टॉप! तुम्हें क्या पागल लगता हूं मैं? तुम्हें तो। अवी बोली, क्यों? तुम्हें कोई शक है? तुम सच में पागल हो, शायद तुम्हें नहीं पता। ओ सॉरी, कभी भी कोई पागल खुद को पागल नहीं मानता। अर्थ उसके सामने आया और बोला, सच सच बताओ, तुम्हें ये सब कैसे पता कि मैं अंतरा का सारा खर्च उठाता हूँ? और सच बोलना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अवी बोली, मैं तुम्हें कुछ बताना जरूरी नहीं समझती। इतना बोलकर अवी बेड पर जाकर लेट गई और ब्लैंकेट से खुद को कवर कर लिया। अवी अर्थ के साथ बहस कर आज रात के प्लान को खराब नहीं करना चाहती थी। अर्थ को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने गुस्से से अपने बाल नोच लिए, जिसे देख अवी ने अपनी आंखें बंद कर ली। अर्थ अपनी साइड गया और लेट गया, फिर पूरा ब्लैंकेट खींच लिया और खुद ओढ़ लिया। अवी को उसकी इस हरकत पर हंसी आ गई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और ना ही उसे देखना जरूरी समझा। अर्थ अपने आप में कुड़ने लगा था और अचानक ही वो बोला, उठो उठो। वो अवी को उठाने लगा, पर अवी नहीं उठी और बोली, क्या हुआ? अब तुमको कौन सा दौरा पड़ने लगा? अर्थ बोला, तुम बेड पर नहीं सो सकती, जाकर सोफे पर सो जाओ। गो। अवी बोली, और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बात मान लूंगी? अगर तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है तो तुम जाकर सो जाओ, मुझे ऐसे डिस्टर्ब मत करो, समझे? अर्थ सख्त होकर बोला, मैंने कहा ना, सोफे पर जाकर सो जाओ, और ये मेरा बेड है, मैं क्यों जाऊं? अवी ने उसे घूर कर देखा। अर्थ बेड से उतर गया, फिर वो अवी की साइड पर आ गया और उसे झटके से अपनी बाहों में उठा लिया, फिर सोफे के पास ले जाकर सोफे पर पटक लिया। इतना करने के बाद वो बोला, तुम्हारी जगह अब से यही है। वो जाकर बेड पर लेट गया। अवी ने कुछ नहीं कहा, वो बस उसके सोने का वेट करने लगी। अवी ने अपनी आंखें बंद कर ली।
अर्थ सोच रहा था कि अवी उससे जरूर लड़ाई करेगी, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो गया था। वो अवी को देखने लगा और खुद से ही बोला, ये इतनी जल्दी सो भी गई? सीरियसली? अर्थ अवी को देखने लगा। उसे अच्छा नहीं लग रहा था अवी को इस तरह सोफे पर सोता देखकर। अर्थ सोचने लगा कि बेकार में ही वो ऐसे पागलों जैसी हरकतें कर रहा है और खामखाई अवी को सोफे पर सुला दिया। उसका मन तो हुआ कि वो अवी को वापस बेड पर बुला ले, पर कैसे? इसी उधेड़-बुन में वो सो गया। करीब 2 घंटे बाद अवी को जब यकीन हो गया कि अर्थ गहरी नींद में है, तब वो बिना आवाज किए ही उठकर बैठ गई और धीरे से बेड के पास गई और चेक करने लगी कि अर्थ सच में सो गया है या नाटक कर रहा है। अवी ने देखा कि अर्थ सच में सो गया है, तो वो कंफर्म करने के लिए एक बार फिर चेक करने लगी और जब उसे यकीन हो गया तो वो बिना आवाज किए क्लोजेट रूम में चली गई। वो कुछ देर बाद बाहर आई और बालकनी की तरफ चली गई। फिर कुछ ही देर में वो सिंह मेंशन के बाहर खड़ी काले रंग की कार में जाकर बैठ गई। कार उसके बैठते ही अपनी मंजिल की ओर निकल पड़ी। वहीं दूसरी ओर सी पोर्ट पर रात के अंधेरे में कुछ लोग खड़े होकर बातें कर रहे थे। एक आदमी जो दिखने में किसी बॉडीगार्ड की तरह लग रहा था और उसके साथ ही कुछ गुंडे भी खड़े थे, जिनसे वो बॉडीगार्ड बोला, जल्दी करो, बॉस ने कहा है कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी काम हो जाना चाहिए। सभी लड़कियों को जल्दी से शिप में बिठाओ, जल्दी करो। एक गुंडा बोला, ठीक है, और अपने बाकी के साथी को ऑर्डर देते हुए जल्दी करने को कहता है। तभी कुछ लोग अपने साथ लगभग 30-40 लड़कियों को लेकर वहां आ गए। वो गुंडे उन 30-40 लड़कियों को जबरदस्ती अपने साथ लेकर आए थे। लड़कियों के मुंह पर टेप लगा हुआ था और उनके हाथ उनके पीछे पीठ की ओर बंधे हुए थे। उन लोगों ने गन्स पकड़ रखी थी और लड़कियों को जबरदस्ती शिप की तरफ ले जा रहे थे। तभी अचानक एक गुंडे को बुलेट सीधे उसके माथे के बीचों बीच आकर लगी और वो जमीन पर गिर पड़ा। उसके गिरते ही सब लोग चौकन्ने हो गए और इधर उधर फैल गए। एक आदमी बोला, निमेश, देखो तो कौन है? लगता है पुलिस पहुंच गई। पर पुलिस को कैसे पता चला? आज तक पुलिस को यह बात पता नहीं चल पाई थी, फिर अचानक वो यहाँ कैसे पहुंच गए? निमेश, जो वही बॉडीगार्ड था जिसने उन गुंडों को ऑर्डर दिया था, उसने कहा, सब लोग अलर्ट हो जाओ। मुझे नहीं लगता ये पुलिस का काम है, वरना पुलिस में जो हमारे आदमी हैं वो हमें इस बारे में बता देते। ये जरूर सीबीआई का काम होगा। सारंग, जल्दी करो, उन लड़कियों को जल्दी से शिप में ले जाओ। कुछ लोग लड़कियों को शिप की तरफ ले जाने लगे। सी पोर्ट पर एकदम सन्नाटा छा गया था। वहां मध्यम रोशनी थी। सबके चेहरों पर डर था। किसी तरफ से कोई हलचल नहीं हो रही थी और उन्हें आसपास ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा था जिससे वो कह सके कि आसपास कोई है जो उन लड़कियों को शिप की तरफ ले जा रहे हो। तभी उन पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। वो लोग सी पोर्ट में पहले से ही छुपे हुए थे, जो उन गुंडों का ही वेट कर रहे थे। अचानक हमले से वो गुंडे संभल नहीं पाए, जिसकी वजह से वो गुंडे चिल्लाने लगे और उनके चिल्लाने की आवाज सुनकर बाकी लोगों में भी हल्ला मच गया। उनके साथ जो लड़कियां थी वो भी इधर उधर भागने लगी। सारंग बोला, निमेश, ये क्या हो रहा है? जल्दी बॉस को खबर करो। निमेश बोला, मैं बॉस को कॉल करके बताता हूँ, तुम लोग यहाँ से निकलो, उनसे बचते हुए जल्दी निकलो। इतना कहा ही था कि सारंग के कंधे पर बुलेट आ लगी और वो चीखते हुए नीचे गिर गया, जिसे देख निमेश चिल्लाया, सारंग, ये क्या हो रहा है? तभी उसे एहसास हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है, इसलिए उसने गन की ट्रिगर पर अपनी उंगली कस ली और पीछे मुड़कर गोली चला दी। लेकिन वो साया पहले ही नीचे झुक गया, जिससे निमेश का निशाना चूक गया। वो साया पहले से ही जानता था कि निमेश आगे क्या करने वाला है, इसलिए वो पहले से ही तैयार था। उसने फुर्ती से निमेश की पीठ पर एक जोरदार किक मार दी, जिससे निमेश घुट्टों के बल बैठ गया। वो कुछ करता उससे पहले ही उस साये ने उसके सिर पर गन तान दी। सारंग, जो कि जमीन पर पड़ा था, उसने देखा कि उस साये का ध्यान सिर्फ निमेश पर है, तो वो बिना आवाज किए उठने लगा और अपनी गन उठाकर उस साये के सिर पर तान दिया और उससे कहा, खबरदार जो हिलने की कोशिश की तो, वरना तुम्हारी खोपड़ी उड़ा दूंगा। उसने इतना बोला ही था कि उस साये ने तेजी से हरकत की और उसके हाथ से गन छीनकर सारी की सारी गोलियां सारंग के शरीर पर खाली कर दी। तभी उस साये पर निमेश ने हमला किया। वो साया जमीन पर गिर गया। निमेश उस पर हमला कर पाता उससे पहले वो साया फुर्ती दिखाते हुए झट से खड़ा हो गया, इतनी तेजी से कि निमेश खुद समझ नहीं पाया और अगले ही पल उस साये ने निमेश के दोनों पैरों पर बुलेट चला दी। निमेश दर्द से चिल्लाते हुए वहीं बैठ गया। उस साये ने चारों तरफ देखा। वहां पर बाकी के सारे गुंडे मारे जा चुके थे। जिस तरफ लड़कियां थी उस तरफ से कुछ लोगों के चलने की आवाज आने लगी। 5-6 लोग उस तरफ से आए। उन्होंने काले रंग के कपड़े पहन रखे थे और उनके सिर पर काले रंग की कैप और चेहरे पर मास्क था और हाथों में काले रंग के लेदर के ग्लव्स थी। पैरों में काले रंग के जूते पहन रखे थे। उस साये ने पूछा, एवरीथिंग इज फाइन? तभी एक आदमी ने पूछा, आर यू फाइन चीफ? उस आदमी की हाइट लगभग 7 फीट होगी। वो उनमें सबसे लंबा था। उस साये ने जवाब दिया, आई एम फाइन। निमित एंड एलेक्स, अंकिता, उत्साह, आव्रत, नकुल, तुम सब ठीक हो? अंकिता बोली, यस चीफ, बिना किसी प्रॉब्लम के हमने लड़कियों को सेफली बचा लिया है। उस साये ने जवाब दिया, ये सिर्फ शुरुआत है और ये लोग अलर्ट नहीं थे, इसलिए आसानी से काम पूरा हो गया। एलेक्स बोला,
चीफ, वी नो इट्स आवर 11th मिशन जो हमने साथ में पूरा किया है। मुझे यकीन है हम आगे भी अच्छा करेंगे और इस मिशन को हम अपने किसी भी साथी को खोए बिना ही पूरा कर लेंगे। तभी पीछे से आवाज आई, हम कितनी भी कोशिश कर लें बिना जान गंवाए मिशन कंप्लीट करने की, लेकिन ये हो ही नहीं सकता। एलेक्स, हमारा काम ही ऐसा है कि जान दांव पर लगानी ही पड़ती है, उत्साह बोला। आगमन, सबने उस तरफ देखा। एक लड़का जिसकी हाइट लगभग 6 फुट होगी, जो उनकी तरह ही काले रंग के कपड़े पहने हुए था, हाथों में लेदर के ग्लव्स और काले रंग के जूते पहन रखे थे। वो सिर पर कैप और चेहरे पर मास्क लगाए हुए था, जिसे देख रकुल ने पूछा, तुम्हारा टारगेट इंसान की खोपड़ी ही क्यों होती है? आगमन बोला, चीफ, मुझे नहीं लगता आगे का रास्ता आसान होगा। ये मिशन अब तक का सबसे बड़ा और उलझाने वाला है। हमें पता नहीं है इन सबका मास्टरमाइंड कौन है। चीफ ने कहा, आई न्यू इट। लड़कियों को सेफ जगह पर ले जाओ, एंड इस आदमी को भी। सबने निमेश को देखा जो बेहोश हो गया था। अंकिता और नकुल लड़कियों को लेकर वहां से चले गए। उसके बाद आवर्त और उत्साह भी निमेश को लेकर चले गए। निमित और आगमन वहां खड़े चीफ को देखने लगे। चीफ ने कहा, तुम लोग ऐसे क्या देख रहे हो? तुम सबको यही घर बसाना है क्या? जल्दी से पुलिस को खबर करो और यहां से निकलो। आगमन बोला, लाशों के साथ घर बसाने का कोई शौक नहीं है। चलो निमित, चीफ ने कहा है। उसने निमित को इशारा किया और निमित ने हाँ में सिर हिला दिया और वो दोनों भी वहां से चले गए। चीफ कुछ देर वहीं रुकने के बाद चली गई। उसके जाने के कुछ देर बाद ही पुलिस भी वहां पहुंच गई। वहां से निकलते ही चीफ सीधे अपने बाइक से फुल स्पीड में निकल गए। कुछ घंटे बाद वो एक बिल्डिंग के सामने आकर रुक गई और पोर्च पर बाइक पार्क कर दी। उस बिल्डिंग के अंदर चली गई और लिफ्ट के अंदर जाकर 40 फ्लोर का बटन प्रेस कर दिया। लिफ्ट चल पड़ी। 40 फ्लोर पर पहुंचने के बाद वो लिफ्ट से बाहर आई और एक रूम के दरवाजे को देखा। फिर अपनी जेब से कार्ड निकालकर स्क्रीन पर स्लाइड किया। डोर के खुलते ही वो भी अंदर चली गई। अंदर पहुंचने के बाद उसने देखा कि लिविंग रूम की लाइट जल रही थी और सोफे पर एक लड़का बेपरवाही से सो रहा था। उसका आधी बॉडी सोफे पर था तो आधा नीचे लटक रहा था। पूरे लिविंग रूम में कहीं कोक की बॉटल्स तो चिप्स के पैकेट तो कहीं कपड़े पड़े हुए थे। पूरा रूम गंदा लग रहा था। वो उस लड़के के पास गई और उसको घूरने लगी। फिर किचन की तरफ बढ़ गई और कुछ देर बाद उसके हाथ में पानी से भरा जग था। उसने सीधे उस लड़के के मुंह पर पानी डाल दिया। वो लड़का हड़बड़ाकर उठ गया और बोला, किसकी इतनी हिम्मत हुई आधिपत्य सहानी पर पानी फेंकने की? उसने सामने देखा तो आंखें खुली की खुली रह गई। वो चिल्लाया, चोर चोर! ओ गॉड, घर में तो चीफ नहीं है, कौन बचाएगा मुझे? चीफ इज राइट, आई एम यूजलेस। आधिपत्य इतना कह ही रहा था कि चीफ ने कहा, चुप इडियट। इतना कहते ही चीफ ने कैप और मास्क निकालकर टेबल पर रख दिया, जिसे देख आधिपत्य राहत की सांस लेते हुए बोला, चीफ आप हो? मैं तो डर ही गया था। उसे फिर कुछ एहसास हुआ और वो अपने चारों ओर देखने लगा। फिर जबरदस्ती दांत दिखाते हुए बोला, चीफ मैं साफ कर देता हूँ, आप शावर ले लो। लेकिन चीफ की नजरों में कोई बदलाव नहीं हुआ और वो बिना किसी एक्सप्रेशन के उससे पूछने लगी, तुम्हें जो कहा था वो काम हुआ? क्या मल्होत्रा मान गया? आव्या मल्होत्रा और अहम सिंह का क्या मैटर है? और उसके सामने सोफे पर बैठ गई। आधिपत्य बोला, आप क्यों आव्या मल्होत्रा बनकर उसके साथ रह रही हो? मिशन खत्म होने के बाद आप अर्थ सिंह को छोड़कर चली जाएंगी, फिर बेवजह क्यों ये सब कर रही हो? आव्या इस वक्त अलग ही अवतार में थी, इसलिए उसने कहा, मेरे आने तक ये सब क्लीन होना चाहिए और मेरी कॉफी और डिनर भी। तुम्हारा नाम ही आधिपत्य नहीं है, तुम हर चीज पर आधिपत्य जमाते रहते हो। ये मेरा घर कम तुम्हारा ज्यादा लगता है। अभी इतना बोलकर अपने रूम की तरफ चली गई। उसके जाते ही आधिपत्य ने कहा, बिकॉज आई एम आधिपत्य। वो उदास हो गया और बोला, जी आई नो, आपको अपनी शादी से कोई मतलब नहीं है, पर काश आप इस शादी को एक मौका दो। काश आपको प्यार हो जाए आपके ब्लॉकहेड हस्बैंड से। इतना कहते ही वो सफाई अभियान में लग गया। सफाई करने के बाद वो नहाने चला गया और जल्दी से नहाकर किचन में चला गया। अभी शावर लेने के बाद अपने सीक्रेट रूम में चली गई थी, जहां उसकी टीम उसका वेट कर रही थी। अंकिता बोली, उस आदमी को होश नहीं आया, बुलेट्स निकालकर पट्टी कर दी है और होश में आने के बाद ही कुछ पता चल सकता है। अभी चेयर पर बैठ गई और बोली, मिनिस्टर के बेटे के बारे में पता चला? आगमन बोला, उसके बड़े बेटे अधिजय के बारे में अभी भी खास पता नहीं चल पाया है। मुझे नहीं लगता कि वो मर चुका है, वरना लाश तो मिलती। मिनिस्टर अपने बेटे को छिपा रहा है और रुनाल एक ड्रग्स एडिक्ट है। इसके साथ ही वो कई लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर चुका है और वो लड़की अभी गायब हो चुकी है। हम नहीं जानते इस मिनिस्टर का नेटवर्क कितना बड़ा है और कितने बड़े बड़े लोग शामिल हैं। उत्साह बोला, उसके हॉस्पिटल में भी इल्लीगल काम को अंजाम देने, ह्यूमन ऑर्गन्स को निकालने और बेचने की खबर मिली है। हम में से किसी एक को उस हॉस्पिटल में जाना होगा। अभी बोली, ओके। अंकिता बोली, यार तुम ठीक हो ना? अभी बोली, हाँ, मुझे क्या हुआ है? अंकिता बोली, तुम उस बुद्धू सीईओ के साथ कैसे रहती हो? एक नंबर का नहीं, वो अव्वल दर्जे का बेवकूफ है। कौन कहता है कि वो बहुत समझदार है? मुझे तो वो बेवकूफ लगता है।
अभी कुछ नहीं बोली तो नकुल ने कहा, अंतरा और सौरभ दोनों भी इनडायरेक्टली इस मिनिस्टर से कनेक्टेड है। अभी को छोड़ सब चौंक गए। अभी बोली, मिनिस्टर सारे इलीगल काम करता है और आज तक किसी को शक भी नहीं हुआ। वो इंसान नहीं बल्कि एक दरिंदा है। अंकिता बोली, रुणाल को उठाते हैं, कुछ तो पता चल ही जाएगा। निमित बोला, ये पॉसिबल नहीं है, वो अपने गार्ड्स के साथ रहता है और राजनीति में आने के लिए तैयार है। आगमन बोला, जनता को लूटने। अभी बोली, रुणाल सक्सेना को जाल में फंसा लो, कुछ ना कुछ तो पता चल ही जाएगा। और लाइफ केयर हॉस्पिटल में एंटर हो जाओ, पता तो चले वहां हो क्या रहा है। अदिति सक्सेना के बारे में पता लगाओ, एक वही है जो मिनिस्टर को बेनकाब कर सकता है। मुझे शक है कि इन सब में पुलिस भी शामिल है। सबने हाँ में अपना सिर हिलाकर उसे सहमति दी। वो लोग सब बात कर ही रहे थे कि तभी आवाज आई, चीफ डिनर रेडी है, चलिए आप और डिनर कर लीजिए। सबने आवाज की तरफ देखा तो अधिपत्य डर गया और बोला, व्हाट हैपेंड? ऐसे क्यों घूर रहे हो? आई नो आई एम गुड लुकिंग एंड स्टनिंग। इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसे देखकर मुझे नजर लगा सकते हो। इस गलतफहमी में मत रहना कि मेरे जितने खूबसूरत हो सकते हो। आगमन बोला, तुम और तुम्हारी खूबसूरती दोनों को किसी दिन रवाना कर दूंगा। और तुम्हें हमारे सीक्रेट रूम के बारे में कैसे पता चला? इतना कहते ही आगमन ने अपनी नजरें तीखी कर उसे देखा, जिसे देख अधिपत्य बोला, चीफ की कृपा है, उनकी संगत का इतना असर हुआ है कि हर दीवार और मिरर के पीछे मुझे खुफिया दरवाजा या कमरा नजर आता है। मुझे तो ये भी पता है कि इस बिल्डिंग में कितने लोग मैरिड हैं, कितने सिंगल हैं और कितने रिलेशनशिप में हैं और कितनों के घर झगड़ा होता है। मुझे सब पता है। आई एम जीनियस। इतना बोलकर अधिपत्य ने शान से अपने कॉलर को ऊपर उठाया, जिसे देख निमित बोला, प्रभु आपके चरण कहाँ है? इतनी नॉलेज है आपके पास, लगता है आइंस्टाइन को भी पीछे छोड़ दोगे। अभी बोली, चलो डिनर करते हैं, सबको भूख लगी होगी। अधिपत्य बोला, चीफ मैंने सिर्फ आपके और मेरे लिए बनाया है, वो लोग घर जाकर खा लेंगे। उत्साह बोला, हमें खाना भी नहीं है, क्या पता हमारे खाने में नमक ज्यादा डाल दो। अभी ने कहा, अधिपत्य बोला, इन लोगों ने मेरे खाने की बुराई की थी, मैं क्यों बनाऊं इन सब के लिए? और रात के 3 बजे कौन डिनर करता है? सब उसे देखने लगे। फिर अंकिता बोली, तो तुम क्यों खा रहे हो? तुम भी मत खाओ। इंसान को भूख लगेगी तो रात के 12 बजे खाए या 3 बजे, तुमको उससे क्या? अधिपत्य भी कम नहीं था, वो बोला, मैं खाता हूं, वो मेरा डिनर टाइम है। अंकिता बोली, पता नहीं कहां से उठा लाई है इस पागल को। आगमन बोला, शिमला मिशन पर गए थे ना, तो पहाड़ी से कूद कर मरने वाला था, हमने रोक लिया और अपने साथ ले आए। अभी का फ्लैट खाली रहता था इसलिए शिफ्ट कर दिया। 2 साल से ये उसके साथ में रह रहा है और गोवा वाले मिशन में हेल्प की थी इसने, और इस मिशन में भी शामिल है और हमारी हेल्प कर रहा है। अंकिता बोली, शक्ल से तो नहीं दिखता कि जासूसी करनी आती होगी, और सच बताऊं तो ये बहुत हद तक तुम्हारी इडियट पति की तरह दिखता है। अधिपत्य ने उसे घूर कर देखा और बोला, मैं एंटिक पीस हूं, मुझे किसी और से कंपेयर मत करो। फिर कुछ सोचते हुए आगे कहने लगा, क्या पता हो भी सकता है, तुम इतने बड़े सीईओ को इडियट कैसे कह सकते हो? इंटेलिजेंट और समझदार होगा तभी तो सीईओ बना होगा ना, और कभी उसकी वजह से कंपनी को कोई नुकसान नहीं हुआ है, और उसने अकेले ही उस कंपनी को आसमान की ऊंचाई पर अपनी मेहनत से पहुंचाया है। एलेक्स बोला, तुम इतनी तरफदारी क्यों कर रहे हो? क्या तुम उसे करीब से जानते हो? अधिपत्य एक पल के लिए हड़बड़ा गया और बोला, नहीं, काफी सुना है उसके बारे में, मैगजीन पढ़ी है, उसके बारे में न्यूज आती रहती है। अभी बोली, इतना ही स्मार्ट है तो एक लड़की उसे पपेट की तरह नचा रही है, ये क्यों दिख नहीं रहा? ना वो समझ पा रहा है। अधिपत्य बोला, तो मैं क्या कर सकता हूं? कहते हैं ना प्यार अंधा होता है, उसी के साइड इफेक्ट है। अंकिता बोली, तो क्या उसकी आंखों में कोई प्रॉब्लम है जो अंतरा के टाइम उसे दिखाई नहीं देता या फिर कम दिखाई देता है? तभी अभी का फोन वाइब्रेट हुआ। उसने अपने फोन को देखा, उसमें एक मैसेज आया था। वो बोली, कल डिस्कस करेंगे, 4 बजने वाले हैं, मैं निकल रही हूँ। इतना कहते ही वो जाने लगी, जिसे देख अधिपत्य बोला, चीफ खाना कौन खाएगा? अभी उसकी बातों को इग्नोर कर वहां से चली गई, जिसे देख अधिपत्य बोला, इतनी मेहनत से बनाया था, कोई वैल्यू ही नहीं है। नकुल बोला, सुबह का नाश्ता समझ खा लेना, क्या होगा? अधिपत्य ने उसे घूर कर देखा। नकुल ने आगे कहा, ऐसे क्या देख रहे हो? क्या कुछ गलत कहा? बेकार में वेस्ट हो जाएगा इसलिए कहा। इतना क्या घूर रहे हो? ज्यादा मत घूरो, तुम्हारी आंखें बाहर आ जाएंगी। इतना कहते ही नकुल वहां से चला गया और उसके साथ ही बाकी लोग भी चले गए। अधिपत्य भी अपने रूम में आ गया और खुद की शक्ल मिरर में देखने लगा। फिर खुद से ही कहने लगा, सच में क्या मेरी शक्ल बहुत हद तक अर्थ सिंह से मिलती है? रियली? उसके होठों पर एक कुटिल मुस्कान खिल गई। वो आगे बोला, मिलेगा ही ना, काफी गहरा रिश्ता है हम दोनों के बीच। वो मुस्कुराते हुए बेड पर लेट गया। अभी सिंह मेंशन पहुंच गई और वापस बालकनी से ही अंदर आई
और अर्थ को देखने लगी जो सुकून की नींद सो रहा था। उसने गहरी और राहत की सांस ली और सीधे क्लोजेट रूम में चेंज करने चली गई। जब बाहर आई तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि अर्थ उठकर बेड पर पैर लटका कर बैठा था और काफी सीरियस मूड में लग रहा था। उसे देख अवी की जान हलक में अटक गई थी। वो मन में बोली, ओह नो, ये ब्लॉकहेड कब उठ गया? कहीं इसने मुझे देख तो नहीं लिया? बाकी टाइम तो बेवकूफियां करने से बाज नहीं आता, अब जाग कैसे गया? अर्थ ने उसे देखा। अवी अपने ही ख्यालों में गुम थी। अर्थ बोला, तुम क्लोजेट में क्या करने गई थी? अवी होश में आई और हड़बड़ाते हुए बोली, कुछ नहीं, मुझे ठंड लग रही थी तो ब्लैंकेट लेने गई थी। अर्थ हैरान होकर उसे देखने लगा। अर्थ को यकीन नहीं हो रहा था। अर्थ ने उसे नॉर्मल टोन में पूछा, मिला? अवी बोली, वो नहीं। अर्थ बोला, बेड पर सो जाओ, मैंने बस तुम्हें परेशान करने के पर्पज से सोफे पर सोने के लिए कहा था, और कुछ नहीं। इतना कहते ही वो चुप हो गया। अवी बोली, सुबह होने ही वाली है, कोई जरूरत नहीं है। अर्थ बोला, अभी 6 बजने में टाइम है, सो जाओ। अवी कुछ नहीं बोली। अर्थ काफी टेंशन में लग रहा था, जिसे देख अवी ने पूछा, एनी प्रॉब्लम? अर्थ ने कहा, नो इट्स फाइन, आई विल हैंडल इट। अवी उसके पास बैठ गई और बोली, अंतरा की टेंशन हो रही है? अर्थ ने तुरंत ही जवाब दिया, नहीं, और चुप हो गया। अवी ने उसके हाथ को पकड़ लिया। अर्थ बेडशीट को खुरच रहा था। अवी के पकड़ते ही उसका हाथ रुक गया और वो हैरान होकर उसे देखने लगा। अवी बोली, मुझे बता सकते हो, तुम्हारा ईगो हर्ट नहीं होगा? उसने स्माइल पास की तो अर्थ कुछ नहीं बोला और बस छत की सीलिंग को घूरने लगा, जिसे देख अवी बोली, सीलिंग पर क्या तुम्हारे प्रॉब्लम का सलूशन लिखा है जो इतनी शिद्दत से घूरे जा रहे हो? ये कहते ही अवी उसके हाथ के ऊपर से अपना हाथ हटाने लगी तो अर्थ ने खुद ही पकड़ लिया और उसकी उंगलियों में अपनी उंगलियों को उलझा लिया। अवी आंखें बड़ी करके देखने लगी। अर्थ बोला, अविका के लिए रुनाल सही नहीं है, वो तुम्हें गलत इंटेंशन से देख रहा था, वो मुझे ठीक नहीं लगता। अवी जानबूझकर बोली, तुम्हें कब लगा वो मुझे घूर रहा है? अर्थ बोला, आई हेट यू बट यू आर माई वाइफ। बस पता चल गया, अगली बार डीप नेक और बैकलेस ब्लाउज मत पहनना। अवी की भौहें उठ गई और वो बोली, ठीक है, तो तुम पापा से बात क्यों नहीं करते रुनाल के बारे में? अर्थ ने परेशानी भरी टोन में कहा, अविका उससे कॉलेज टाइम से प्यार करती है, उसके लिए लास्ट ईयर उसने अपने हाथ की नस भी काट ली थी। अविका रुनाल के लिए पागल है। अवी ने अर्थ को चिढ़ाने के अंदाज में कहा, जैसे तुम अंतरा के लिए हो। अर्थ तुनक कर बोला, मैंने कभी हाथ की नस नहीं काटी है, समझी? अवी तंज कसने के अंदाज में बोली, ओह रियली, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। अर्थ आंखें बड़ी करके उसे देखने लगा और बोला, मैं इतना भी पागल नहीं हूं जो हाथ की नस काट लूं या फिर जान दे दूं। अवी ने कहा, क्योंकि तुम बेवकूफ हो जो सच को देखने में दिलचस्पी नहीं रखता। अवी ने सीधे उसे बेवकूफ करार दिया। अर्थ को बुरा लग गया और उसने अवी का हाथ छोड़ दिया और आधा लेट गया, जिसे देख अवी बोली, वो अविका का मंगेतर मुझे ठीक नहीं लगता। I mean, उसे देखने से, उसके आसपास होने से नेगेटिव वाइब्स आती हैं। तुम्हें पता है, मैंने उसे किसी से फोन पर बहस करते हुए सुना। वो कह रहा था कि वो बच्चा गिरा दे और उसे परेशान करना बंद कर दे। जब अर्थ ने यह सुना तो एकदम से उठकर बैठ गया और बोला, व्हाट? अवी ने हैरानी से कहा, हाँ, ऐसे डरा क्यों रहे हो? आई थिंक ना उसने किसी लड़की की लाइफ स्पॉइल की है। अर्थ बोला, 2 हफ्ते बाद शादी है और अविका किसी की बात नहीं मानेगी। उसकी शादी हो गई तो अविका की लाइफ खराब हो जाएगी। अवी बोल पड़ी, बिल्कुल मेरी तरह। अर्थ ने घूरते हुए कहा, तुम्हारी लाइफ कहां खराब हुई है? किसने की है? अवी बोली, तुमने की है, और किसने? पूछ तो ऐसे रहे हो जैसे मुझसे शादी कर मुझ पर उद्धार किया हो। एहसान तो मैंने किया है तुम पर, तुमसे शादी करके। ऐसा सोचना भी मत मैंने अपने मतलब के लिए शादी की है। वो उठकर बाथरूम में चली गई और डोर बंद करती उससे पहले अर्थ झटके से डोर खोलकर अंदर आ गया। अर्थ को देख अवी 2 कदम पीछे हट गई। वो बोली, ये कैसी हरकत है, बाहर जाओ। अर्थ बोला, किस मतलब को पूरा करने के लिए शादी की है मुझसे? बोलो। ये कहते ही अर्थ ने दरवाजा जोर से बंद कर दिया, जिसे देख अवी बोली, उफ, तुम्हारी ये बचकानी हरकत। अर्थ उसकी ओर कदम बढ़ाने लगा। अवी वहीं खड़ी रही। वो डरती थोड़ी थी। अर्थ उसके पास आ गया और अपनी नजरें झुकाकर अवी को देखने लगा। अवी उसे शांति से घूर रही थी। अर्थ उसके कमर पर हाथ रखकर अपने आप से चिपका कर पूछा, किस मतलब के लिए शादी की है? अवी भी कम नहीं थी। उसने अर्थ के गर्दन के चारों ओर अपने हाथ लपेट लिया, जिससे अर्थ बहुत चक्का रह गया। अवी ने कहा, जानकर क्या करोगे? उसने जिस अंदाज में कहा था उसे सुनकर अर्थ अवी को देखने लगा। वो कंफर्म कर रहा था कि वो आव्या ही है या नहीं। अवी ने अर्थ की शक्ल देखी, उसे बड़ा मजा आ रहा था। वो अपनी एक उंगली अर्थ के चेहरे पर फेरने लगी।
अर्थ की पकड़ अवी की कमर पर ढीली पड़ गई। वो हड़बड़ा गया और दूर होने लगा, पर अवी ने उसे दूर जाने नहीं दिया और उससे बोली, कहां भागने की सोच रहे हो? अर्थ के पसीने छूटने लगे। वो सोचने लगा कि आव्या के अंदर किसकी आत्मा आ गई है। अगले ही पल कुछ और, अगले ही पल कुछ और। हर दिन उसे नया रंग देखने को मिल रहा था। वो हकलाते हुए बोला, क्या क्या कर रही हो? अवी बोली, तुम्हें क्या लगता है मैं क्या कर रही हूँ? अवी ने पंजों के बल खड़ी होकर अपना चेहरा अर्थ के चेहरे के सामने कर दिया। अर्थ हक्का बक्का होकर उसे देख रहा था। अवी ने उसके सिर को नीचे किया। अर्थ ने अपनी आंखें बंद कर ली। अवी ने उसे शैतानी मुस्कुराहट के साथ देखा और कहा, पागल आदमी। उसने अपना सिर उसके सिर पर दे मारा, जिसके कारण अर्थ दर्द से चिल्ला पड़ा। वो अवी से दूर हटते हुए दरवाजे से जा टकराया। अर्थ ने अवी को देखा जो उसे अपनी कमर पर हाथ रखकर देख रही थी। अर्थ अपने सिर को सहलाते हुए बोला, ये क्या किया तुमने? अवी बोली, निकलो यहाँ से, मुझे फ्रेश होना है। अर्थ अकड़कर बोला, तुम जाओ। वो वॉश बेसिन के पास गया और ब्रश निकाला और टूथपेस्ट लगाकर ब्रश करने लगा। अवी बोली, ये क्या कर रहे हो? अर्थ ब्रश करना छोड़कर अवी को देखते हुए उससे कहने लगा, दिख नहीं रहा है, ब्रश कर रहा हूँ। उसने वॉश बेसिन में थूक दिया। अवी बोली, इडियट, ये मेरा ब्रश है, तुम मेरा ब्रश कर रहे हो। अर्थ चौंक गया और ब्रश को देखने लगा और अजीब सा मुंह बनाते हुए बोला, थू। वो वॉश बेसिन में थूकने लगा और पानी से कुल्ला करने के बाद बोला, पहले बता नहीं सकती थी ये तुम्हारा ब्रश है? अवी बोली, आंखें होते हुए अंधे हो क्या तुम? अर्थ ने उसके ब्रश को फेंक दिया। अवी ने उसकी पीठ पर जोर से पंच मारा और अर्थ उचक कर दूर हो गया और करहाने लगा। वो बोला, पागल औरत, मार क्यों रही हो? मुझे मारने की सुपारी ले रखी है क्या? मेरी रीढ़ की हड्डी तोड़ने का इरादा है क्या? अवी बोली, मेरा ब्रश फेंकने की हिम्मत कैसे की? अब सीधे तौर पर नया ब्रश लेकर आओ, वरना पूरी की पूरी 206 हड्डियों को तोड़ दूंगी और उनका चूरमा बना दूंगी। अर्थ बोला, लगता है अपनी हड्डियां तोड़वाने के लिए शादी की थी। इतना कहते ही वो बाहर चला गया। अवी ने देखा कि अर्थ चला गया है, तब वो खुद से बोली, इसने मेरा ब्रश फेंक दिया। वो जल्दी से बाथरूम से बाहर निकली और क्लोजेट रूम में गई और अपने एक सूटकेस को खोला और नया ब्रश निकालकर सूटकेस बंद किया और वापस बाथरूम में चली गई। और ब्रश करने के बाद वो फ्रेश होने चली गई। अर्थ को नीचे आता देख आनित बोला, भाई आप आज बिना नहाए नीचे क्यों आ रहे हैं? अर्थ चौंक गया और आनित को देखा, फिर बोला, कुछ नहीं। अर्थ क्या ही बताता कि वो अपनी बीवी के लिए ब्रश खरीदने जा रहा है। वो घर से बाहर निकल गया, जिसे देख साक्षी जी बोली, कहीं ये लड़का सुबह सुबह पुलिस स्टेशन तो नहीं जा रहा है उस अंतरा को छुड़ाने? हे भगवान, इसे कब अकल आएगी? तभी आनित ने टीवी चैनल बदल दिया और न्यूज चैनल लगा दिया, जिसमें दिखाया जा रहा था कि अंतरा खन्ना को पुलिस ने छोड़ दिया है। साक्षी जी चौंकते हुए बोली, क्या? ऐसे कैसे छोड़ दिया? आनित बोला, लगता है भैया ने छुड़वाया होगा, और कौन हो सकता है? वो दोनों अर्थ को कोसने लगे। बेचारे अर्थ को तो पता ही नहीं था, बेमतलब के उसे कोसा जा रहा था। वो तो अपनी बीवी के लिए ब्रश खरीदने के लिए सुबह सुबह घर से निकला था। अवी नहाकर बाथरोब पहनकर बाहर आई। उसका फोन काफी देर से रिंग कर रहा था। उसने आवाज सुनी और जल्दी से गई और टेबल से फोन उठाया। कॉल अधिपत्य ने किया था। उसने उसका नाम माइंड ईटर रखा था। उसने जैसे ही कॉल रिसीव किया, दूसरी तरफ से अधिपत्य की चीखने की आवाज आई, चीफ, आप किस दुनिया में हो? क्या आपको पता है वो अंतरा खन्ना जेल से छूट गई? उसे किसी ने छुड़वा दिया, रिपोर्ट आने के बाद भी। अभी बोली, तो इसमें इतना चिल्लाने की क्या जरूरत है? जाहिर सी बात है ये काम मिनिस्टर का ही होगा। और तुम्हें जो कहा था वो किया कि नहीं? अहम सिंह और आव्या मल्होत्रा के बारे में पता किया? अधिपत्य ने जवाब दिया। हाँ। वो उसे बताने लगा। अवी बेड पर बैठ गई। जब अधिपत्य ने अपनी बात खत्म की, अवी बोली, इसका मतलब अर्थ सिंह को पता ही नहीं है कि आव्या मल्होत्रा कैसी दिखती है ना? अधिपत्य अपना सिर खुजाते हुए बोला, हाँ शायद, पर इतने टेक्नोलॉजी के जमाने में भी उसे कैसे नहीं पता? अवी बोली, मुझे कैसे पता होगा? ये बात तो वही बता सकता है। और हमने भी तो मल्होत्रा फैमिली को ही इस काम के लिए चुना और मैं आव्या मल्होत्रा बन गई। तो जाहिर सी बात है उसे लगता है कि मैं ही आव्या मल्होत्रा हूँ और वो मुझसे बदला ले रहा है। पर एक बात समझ में नहीं आई, जब सच में अहम सिंह मर चुका तो ये बात इस घर में कैसे कोई नहीं जानता? उसके अलावा ऐसा कैसे हो सकता है? ये सुनकर अधिपत्य हक्का बक्का रह गया और किसी सोच में पड़ गया। अवी बोली, अब तुम्हें क्या हो गया? तुम कुछ ज्यादा ही अर्थ कुणाल सिंह के फैन नहीं हो? ऐसे बेवकूफ इंसान का पंख बनने की कोई जरूरत नहीं है। अधिपत्य बोला, आपसे बदला ले रहा है मतलब? अवी सीधे बोली, उसे मुझसे बच्चा चाहिए, फिर वो मुझे छोड़ देगा। ये सुनकर लगभग अधिपत्य सोफे में बैठने के बजाय फर्श पर गिर पड़ा था। वो चौंक कर बोला, क्या? कौन? ऐसे कौन बता देता है? अवी बोली, क्या मतलब है तुम्हारा? वैसे भी उसके दिमाग का पेच ढीला है। अधिपत्य बोला,
कुछ नहीं। मैं क्या कह रहा था चीफ कि सौरभ कश्यप भी हमारे कब्जे में है और निमेश भी। एक काम करते हैं, अंतरा को भी उठा लेते हैं, तीनों से एक साथ इंटेरोगेशन करेंगे। अभी बोली, मुझे नहीं लगता इन लोगों को ज्यादा पता होगा। ये लोग तो बस शतरंज के मोहरे हैं। तुम वही काम करो जो तुम्हें दिया गया है, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। अधिपत्य ने मुंह बना लिया और बोला, आव्या मल्होत्रा वापस आ गई है। मुझे नहीं लगता कि हम ज्यादा दिन तक नाटक कर पाएंगे। आप कभी भी पकड़ी जा सकती हैं। अभी बोली, वो तो हो ही नहीं सकता, समझे? और हाँ, याद से इलेक्ट्रिसिटी बिल भर देना। अधिपत्य बोला, ठीक है। उसने फोन रखा। अभी ने फोन बेड पर रखा और सोचने लगी। वो बोली, ये आखिरी मिशन है, इसके बाद मैं ये काम छोड़ दूंगी और कहीं शांत जगह में चली जाऊंगी जहां सिर्फ सुकून हो और सुकून की जिंदगी जीऊंगी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली कि तभी किसी ने पूछा, कहां जाओगी? अभी ने आंखें खोली और दरवाजे की तरफ देखा। अर्थ ने ढेर सारे ब्रश के पैकेट्स पकड़ रखे थे। इतने सारे लाने की क्या जरूरत थी? अर्थ बोला, मुझे नहीं पता तुम किस ब्रांड के ब्रश यूज करती हो, इसलिए जितना मिला सारे ले आए। अब तुम्हारी पसंद का ब्रश नहीं लाता तो तुम दोबारा मुझे भेजती और मुझे मारती। उसने डरते हुए कहा। उसे डरता हुआ देखकर अभी के होठों पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। जब अर्थ ने उसे मुस्कुराते हुए देखा तो पता नहीं क्यों पर उसके दिल की धड़कन रोलर कोस्टर की तरह ऊपर नीचे होने लगी। उसने अभी से अपना ध्यान हटाया और ब्रश के सारे पैकेट टेबल पर रख दिया। अभी बोली, कोई जरूरत नहीं है, तुम खुद यूज कर लेना, मेरे पास ब्रश है। अर्थ बोला, तुमने वो गंदा ब्रश यूज किया? तुम कितनी गंदी हो। अभी बोली, मेरे पास नया ब्रश था, मुझे गंदी बोलने की हिम्मत मत करना। अर्थ बोला, अगर तुम्हारे पास पहले से ही नया ब्रश था, तुमने मुझे बेकार में ही टाइम वेस्ट करने के लिए क्यों भेजा? अभी बोली, गलती तुम्हारी है, तुम बात मानकर गए थे, मुझे क्या पता था तुम इतनी सी बात को सीरियसली ले लोगे और जोरू के गुलाम की तरह ब्रश खरीदने चले जाओगे, वरना कोई बात तो तुम मानते नहीं हो, अपने घर वालों की भी नहीं मानते। अर्थ हड़बड़ा गया। वो भी सोचने लगा कि वो उसकी बात मानकर सच में ब्रश लेने चला गया था। उसे खुद पर यकीन नहीं हो रहा था। वो अपने बचाव में बोला, तुमने ही तो कहा कि तुम मेरी 206 हड्डियां तोड़कर चूरमा बना दोगी, मुझे लगा तुम सच में। उसने अभी को देखा जो उसे पहली बार प्यार से देख रही थी। वो हड़बड़ा गया और बोला, तुम ऐसे क्या देख रही हो? अभी अपने दोनों हाथ अपने गालों पर रखकर अर्थ को देखने लगी। अर्थ इस वक्त घबराया हुआ बिखरे बालों में बहुत प्यारा लग रहा था, बिल्कुल किसी डरे हुए पप्पी की तरह। वो मुस्कुराते हुए बोली, इधर आओ। अर्थ बोला, क्यों? मैं नहीं आने वाला और मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं और क्यों आऊं तुम्हारे पास? देखो, मुझे पीटने का सोचना भी मत। अभी जो कुछ देर पहले उसे प्यार से देखते हुए मुस्कुरा रही थी, उसके चेहरे के भाव बदल गए और उसकी आंखों में गुस्सा नजर आने लगा। उसके होठों से स्माइल गायब हो गई। वो बोली, सीधे आ रहे हो या नहीं, या फिर? इतना ही कहा था कि अर्थ सीधे भागकर बाथरूम में बंद हो गया। अभी उसे घूरती रह गई। अर्थ दरवाजा बंद करके दरवाजे से पीठ लगाकर खड़ा होकर अपनी सांसों को काबू में करते हुए बोला, बाप रे, क्या मैंने सच में गलत लड़की से शादी कर ली? ये तो आव्या मल्होत्रा जैसे बिहेव ही नहीं करती। उसे तो पार्टियां पसंद है पर इसे तो पसंद ही नहीं है। उसे तो ट्रेडिशनल ड्रेस और इंडियन वियर पसंद ही नहीं था, वो हमेशा वेस्टर्न ड्रेस पहनती थी, ऐसा अहम की डायरी में लिखा था। पर ये तो चुपचाप साड़ी लपेट लेती है और खाना बनाना भी आता है और बड़ों की इज्जत भी करती है और मारना पीटना भी जानती है। कहीं मैंने गलत लड़की से तो शादी नहीं कर ली? या फिर नहीं, अब तो इसे अपने ससुराल किसी बहाने लेकर जाना ही पड़ेगा। हाँ, क्या कहते हैं, पग फेरे की रस्म, उसी बहाने। ये आइडिया ठीक रहेगा। मैं भी देखता हूँ आखिर मिस्टर एंड मिसेस मल्होत्रा का रिएक्शन कैसा होगा और कौन सी उनकी नई बेटी जन्मी है, पता तो चले। पर आजकल इसे क्या हो गया है, हे भगवान। अभी दरवाजे के पास आई और दरवाजा खटखटाते हुए बोली, जल्दी आना, वैसे भी तुम लड़कियों से ज्यादा टाइम लगाते हो। अर्थ चौंक गया और कुछ नहीं बोला। जैसे ही अभी ने कहा था वो ज्यादा टाइम लगाता है, आज तो हद ही कर दी उसने। 2 घंटे से बाथरूम के अंदर ही था। अभी तैयार होकर उसका वेट कर रही थी ताकि वो उसके ब्लाउज की जिप लगा दे। पीठ पर उसके हाथ नहीं पहुंच पा रहे थे, पर 2 घंटे हो गए थे। अर्थ बाथरूम से बाहर आया ही नहीं था। अभी खुद से बड़बड़ाते हुए बोली, ये अंदर कर क्या रहा है? कहीं गिरकर बेहोश तो नहीं हो गया? पता नहीं अब तक क्या कर रहा है। नहाने में तो इतना टाइम लड़कियां भी नहीं लगाती। वो उसे कोस ही रही थी कि बाथरूम का दरवाजा खुला और अर्थ बाहर आया। उसने बस टॉवल पहन रखा था क्योंकि जल्दबाजी में वो बाथरोब और कपड़े ले जाना भूल गया था और एक्स्ट्रा बाथरोब भी नहीं था। वो 1 घंटे से बाथरूम के अंदर यही सोच रहा था कि वो बाहर जाए कि नहीं जाए। उसे डर था कि अभी फिर से उसे घूरने लग जाएगी। 1 घंटे बाद जब उसे लगा कि अभी तो नीचे चली गई होगी, तब जाकर वो बाहर आया था। लेकिन अब उसके होश उड़े हुए थे क्योंकि अभी उसे हाथ बांधे गुस्से में घूर रही थी। उसने जल्दी से अपने सीने के आसपास अपने हाथ लपेट दिए और बोला,
तुम मुझे ऐसे नहीं देख सकती। अभी उसे आंखें छोटी करके घूरने लगी और बोली, ओ रियली, मेरे साथ सोते वक्त तो इतनी शर्म नहीं आई थी तुम्हें जो अब इतना शर्मा रहे हो। जब अर्थ ने अभी के मुंह से ये सुना तो जल्दी से अपना हाथ हटा लिया और बोला, मुझे किसी को भी अपनी बॉडी दिखाना पसंद नहीं है, अपनी आंखें बंद करो। अभी उसे नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे घूरते हुए बोली, मैं क्यों बंद करूं अपनी आंखें? मैं तो तुम्हारी बीवी हूं ना, और तुम मेरे ब्लॉकहेड हबी। उसने ये इतने प्यार और चाशनी भर के कहा था कि अर्थ मुंह खोले उसे देखता रह गया और उसके गाल अचानक से गुलाबी होने लगे। वो उसे इग्नोर करके क्लोजेट रूम की तरफ जाने लगा। अभी ने उसका हाथ पकड़ लिया। अभी के हाथ पकड़ने से अर्थ एकदम से चीखूं उठा और उसके दिल के तार भी झंझना उठे। अभी बोली, जा कहाँ रहे हो? पहले मेरे ब्लाउज की जिप लगा दो। अर्थ चौंक कर उसे देखने लगा। अभी ने आगे कहा, लगा दो, मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा है। अर्थ बोला, किसी को बुला लेती। अभी उसके सामने गई और बोली, तुम किस काम के हो हबी? ये कहते ही अभी ने अपनी उंगली से उसके सीने पर टैप किया। अर्थ पीछे हटते हुए बोला, क्या कर रही हो? वो उसकी उंगली हटाने लगा, जिसे देख अभी बोली, क्या कर रही हूं? तुम्हें देख रही हूं। वो मुस्कुराई। उसकी आंखों में साफ साफ दिखाई दे रहा था कि वो अर्थ के मजे ले रही है, पर अर्थ की हालत खराब हो रही थी। इसलिए अर्थ ने अभी के हाथ को पकड़ लिया और कहने लगा, ठीक है, मैं करता हूं। उसने उसे जबरदस्ती पलटा और उसके बालों को साइड में आगे करते हुए खुद को शांत करने लगा। उसके माथे से पसीना टपक रहा था। उसने अभी की पीठ को देखा, जो जिप के खुले होने की वजह से साफ दिखाई दे रही थी। अर्थ ने जिप को पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया तो उसके हाथ भी कांपने लगे। जैसे तैसे उसने जिप पकड़ा, पर उससे अब लगाया नहीं जा रहा था, जिससे अभी चिढ़ते हुए बोली, क्या कर रहे हो? जल्दी लगा दो, मुझे नीचे भी जाना है। अर्थ बोला, हाँ कर रहा हूं, तुम्हें क्या जरूरत थी जिप वाले? बीच में ही अभी बोली, ओ रियली, तुमने नहीं कहा था ढंग के ब्लाउज पहना करो, डीप बैक के नहीं? अब जल्दी से लगाओ। क्या तुमसे जिप लगाया नहीं जा रहा है? सिंपल तो है, तुम उसे भी नहीं लगा पा रहे हो। अर्थ को भी गुस्सा आ गया। वो बोला, तुम कहना क्या चाहती हो? मुझसे कुछ नहीं होता है। अर्थ ने जोर से जिप को ऊपर किया, जिससे जिप ही टूट गई। अभी ने पूछा, तुमने क्या किया? क्योंकि जिप टूटने से अभी को भी थोड़ा धक्का महसूस हुआ था। अर्थ जल्दी से बोला, तुम्हारे ब्लाउज की जिप टूट गई, इसमें मेरी गलती नहीं है, तुम्हारे जिप की है जो टूट गई। अभी को गुस्सा आ गया। वो पीछे मुड़ी और बोली, लगाना आता भी है कि नहीं, इडियट। अर्थ उसके ऐसे रिएक्शन से उचक कर दूर हट गया और बोला, इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? दूसरा चेंज कर लो। अभी बोली, तुम्हारी वजह से मुझे साड़ी भी चेंज करनी पड़ेगी। तुम्हारा क्या है, शर्ट पैंट पहन लो, साड़ी पहनते तब पता चलता। अर्थ बोला, अब इसमें साड़ी का क्या लेना देना और मेरे कपड़ों से क्या लेना देना, प्लस ब्लाउज ही तो चेंज करना है। अभी उसकी तरफ बढ़ते हुए बोली, तुम सच में बड़े वाले इडियट हो, मैं नहीं पहनने वाली साड़ी। अर्थ उसे अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर वहां से भागने में ही भलाई समझ रहा था। जैसे ही वो भागने वाला था, वैसे ही अभी ने उसकी बाह पकड़कर उसे खींच लिया। अर्थ जो भाग रहा था अचानक से संभल नहीं पाया और अभी से टकरा गया। अभी के होठ अर्थ के सीने पर जा लगे। अर्थ तो एकदम जम गया था। उसने हिलने की भी हिम्मत नहीं की। अभी भी जम गई थी। अर्थ के दिल की धड़कन बहुत फास्ट चल रही थी, जिसे अभी साफ साफ सुन पा रही थी। अभी ने धीरे से अपने होठ हटाए और दूर होने लगी, पर अर्थ का एक हाथ उसकी कमर पर था, जिसकी वजह से वो वापस से उसके सीने से जा लगी। अर्थ का हाथ भी उसकी कमर पर कस गया। अभी को बहुत अजीब लग रहा था। वो कभी भी ऐसी सिचुएशन में नहीं फंसी थी। उसका सिर अर्थ के खुले सीने पर था। वो दोबारा उठने लगी। अर्थ ने उसे दोबारा अपने सीने से लगा लिया। अब तो अभी का पारा चढ़ गया। उसने अर्थ के सीने पर अपने दांत कड़ा दिए। अर्थ दर्द से चिल्लाते हुए उसे धक्का देकर दूर हट गया। अभी उसके धक्के से संभल नहीं पाई और बेड पर गिर पड़ी। वही अर्थ दर्द से तड़पता हुआ अपने सीने को देख रहा था। अभी के दांतों के निशान साफ साफ दिखाई दे रहे थे और उस पर से खून भी आना शुरू हो गया था। अभी ने उसे बहुत जोर से काटा था। अर्थ के होश उड़े हुए थे। उसने अभी को देखा, जो बेड से उठकर बैठ गई थी। अर्थ गुस्से में बोला, हिम्मत भी कैसे की मुझे काटने की? अभी बोली, तो तुम क्या कर रहे थे? अर्थ बोला, तो क्या मुझे काटोगी? ये सच में तुम्हारे दांत है या किसी पागल कुत्ते का दांत लगवा लिया था? अभी बोली, कहना क्या चाहते हो तुम पागल? वो चुप हो गई और अर्थ के सीने को देखा। उसने सच में बहुत जोर से काटा था। उस पर से खून आना शुरू हो गया था और एकदम साफ साफ उसके दांतों के निशान दिख रहे थे। उसे अफसोस होने के बजाय उसे बहुत हंसी आ रही थी। वो हंसने लगी। अर्थ उसे घूरते हुए बोला, अब तुम्हें क्या हो गया है? पागलों जैसी हरकतें क्यों कर रही हो? अभी उसके सीने को पॉइंट करते हुए बोली, वैसे तुम्हें नहीं लगता? क्या कहते हैं उसे? हाँ याद आया, बाइट। अर्थ बोला, लव बाइट? अभी बोली, हाँ लव बाइट, पर यहाँ पर लव नहीं था और इसे लव बाइट तो नहीं कह सकते। वैसे ये अच्छा लग रहा है तुम्हारे चेस्ट पर।
वो हंसने लगी तो अर्थ तुनक गया और जल्दी से उसके पास गया और उसे बेड पर धक्का देकर गिरा दिया और उसके ऊपर झुक गया। अभी आंखें बड़ी करके उसे देखने लगी। वो उसे दूर करने के लिए अपने हाथ आगे करने ही वाली थी कि अर्थ ने अपने दोनों हाथों से उसके हाथों को पकड़ लिया और ऊपर की तरफ करके एक हाथ से दोनों हाथों को अपने गिरफ्त में ले लिया। अभी होश में आई और बोली, व्हाट आर यू डूइंग? तुम्हारा दिमाग खराब है, छोड़ो मुझे। अर्थ बोला, बड़ी हंसी आ रही है ना, अब तुम्हारी बारी। अभी बोली, क्या मतलब है तुम्हारा मेरी बारी? अर्थ मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हें भी तो मिलना चाहिए, लव बाइट। उसने लव बाइट को लंबा खींचते हुए कहा, जिसे सुन अभी बोली, पागल हो गए हो, तुम भी मुझे काटोगे? अर्थ बोला, हाँ, वो भी वही जहां तुमने मुझे काटा है। अभी उसे आंखें फाड़ कर देखने लगी, फिर आगे बोली, खबरदार जो तुमने ऐसा कुछ किया, तुम्हें तुम्हारा सिर फोड़ दूंगी। अर्थ बोला, ठीक है, फोड़ देना। उसने दूसरे हाथ से अभी के ब्लाउज को उसके कंधे से नीचे कर दिया। पीछे जिप ना लगे होने के कारण अर्थ को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। अभी छटपटाते हुए बोले, तुम ऐसा नहीं कर सकते, समझे? तुमने ऐसा किया ना तो मैं बता रही हूँ, बहुत पिटोगे तुम, मैं तुम्हारे। उसके शब्द मुंह में ही रह गए। अर्थ ने अपने होठों से उसके होठ को बंद कर दिया था। अभी की आंखें फैल गई। वो एक टक अर्थ के चेहरे को देखने लगी, जो आंखें बंद करके उसे किस कर रहा था। जल्दी ही वो होश में आई। उसकी गिरफ्त से छूटने के लिए अभी कसमसाने लगी। अर्थ ने हल्के से अपने होठ अभी के होठों से अलग किया। अभी सांस लेने लगी। उसने अर्थ को आग उगलती नजरों से देखा तो अर्थ मुस्कुराया और अगले ही पल उसके होठ अभी के नेक पर थे। अभी का शरीर एकदम से सिहर उठा था। अभी बोली, डोंट डू दिस, आई विल किल यू ब्रैट। अगले ही पल अभी की दर्द से चीख निकल गई। उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली थी। अर्थ ने उसके कॉलर बोन पर बाइट किया था। अर्थ उसके सीने पर बाइट करने ही वाला था कि उसकी नजर गोली के निशान पर पड़ी, जो साफ साफ दिखाई दे रहा था। वो रुक गया और डॉक्टर रजत की बात याद करने लगा। फिर वो ध्यान से देखने लगा और अर्थ ने उस निशान पर अपने होठ रख दिए। अभी एकदम से चीखूं उठी और अपनी आंखें खोल ली। उसकी आंखें नम हो गई थी। अर्थ ने अपना सिर उठाकर उसे देखा और अपना चेहरा उसके चेहरे के ऊपर उसके करीब ले गया और बोला, हिसाब बराबर। उसने उसके हाथों को छोड़ दिया और उसके हाथों को छोड़ते ही अभी ने उसे जोर का धक्का दिया। अर्थ सीधे फर्श पर गिर गया। अभी उठकर सीधे क्लोजेट रूम में चली गई। अर्थ उठते हुए उसे हैरानी से देखने लगा। उसकी आंखें उसे बेचैन कर गई थी। अर्थ को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अभी को क्या हुआ था, वरना अर्थ ने तो सोच लिया था कि उसकी इस हरकत के बाद आज उसकी जमकर पिटाई होगी। इसी उलझन में वो अपना सिर खुजाने लगा। थोड़ी ही देर में क्लोजेट रूम का दरवाजा खुल गया और अभी बाहर आई। उसने काले रंग का ढीला टी शर्ट पहन रखा था और नीचे काले रंग का लोअर पहन रखा था और अपने बालों का मेसी हाई बन बना रखा था। उसकी सामने की लटें चेहरे पर आ रही थी। मांग में सिंदूर चमक रहा था और गले में मंगलसूत्र था। उसे ऐसे देखकर अर्थ हक्का बक्का रह गया। वो बोला, तुम ये? अभी बोली, मैंने पहले ही कहा था कि मैं अब साड़ी नहीं पहनने वाली। अर्थ बोला, मुझे तो लगा था कि तुम बस ऐसे ही कह रही हो, पर तुम तो। बीच में ही अभी बोली, बस अब जाकर चेंज करो। यहाँ शरीर प्रदर्शन नहीं चल रहा है जो ऐसे टॉवल लपेटे घूम रहे हो, वरना तुम्हारी ये टॉवल भी खींच लूंगी। अर्थ ने टॉवल को कसकर पकड़ लिया और कहा, दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा, जो मेरा चीर हरण करने का सोच रही हो? तुम जैसी दिखती हो ना वैसी नहीं हो। तुम्हें प्यार मोहब्बत से रहना नहीं आता। मेरे घर में आए तुम्हें 4 दिन भी नहीं हुए, तुम तो मारने पीटने और धमकी देने पर उतर आई हो। अभी बोली, 4 दिन हो गए, आज 5वां दिन है। और जहां तक बात प्यार मोहब्बत की है ना, तुम्हें प्यार अपनी गर्लफ्रेंड से, मुझसे नहीं। तो मैं क्यों रहूं प्यार से? मुझे तुमसे कोई प्यार नहीं है। इतना कहने के बाद अभी बाहर चली गई और अर्थ मुंह खोले उसे देखता रह गया। फिर वो भी रेडी होने चला गया। जब वो अपने बालों को सेट कर रहा था, उसकी नजर मिरर पर गई। वो खुद को ध्यान से मिरर में देखने लगा और बोला, सब ठीक तो है, इतना हैंडसम तो हूँ, सब लड़कियां मुझ पर मरती है, पर ये क्यों नहीं जिससे शादी की है? वही नहीं चाहती मुझे। अब तो मुझे डाउट हो रहा है, जरूर मुझ में कुछ कमी होगी, लेकिन किस चीज की? तभी पीछे से आवाज आई, अक्ल की कमी है बेटा, अच्छे बुरे लोगों की परख नहीं है। अर्थ ने पीछे पलट कर देखा। सिया जी हाथ बांधे खड़ी थी, जिसे देख अर्थ ने कहा, मम्मा। सिया जी बोली, गधे हो तुम, किससे प्यार की उम्मीद कर रहे हो बेटा? बीवी से कर रहे हो तो वो जिंदगी भर करेगी, वो तुम्हारे साथ रहेगी, पर अंतरा खन्ना नहीं। अर्थ ये सुनकर कुछ नहीं बोल पाया। सिया जी अंदर आई और उसके कॉलर को ठीक करते हुए बोली, बुरा लग गया क्या? आव्या तुम्हारी बीवी है, उसे भी तो हर्ट हुआ होगा ना। उसका पति किसी और के पीछे बावरा जो है। अर्थ मन में बोला, अभी तो आव्या कहकर गई है वो मुझसे प्यार नहीं करती, उसे तो फर्क ही नहीं पड़ सकता, पत्थर कहेगी। 4 भी दिन नहीं हुए हैं आए और मुझे पीटना शुरू कर दिया।
समझती क्या है खुद को? अर्थ बोला, मम्मा आप भी, कोई हमें समझने की कोई कोशिश ही नहीं करता, और आपकी बहू ने तो हमें पीट भी दिया। वो अचानक चुप हो गया और इधर उधर देखने लगा। उसकी बात सुन सिया जी बोली, क्या कहा? तुम्हारी पिटाई? हे भगवान! अर्थ बेचारा सा मुंह बनाकर बोला, वो तो मारपीट करती है, पुलिस स्टेशन जाएंगे तो कोई यकीन नहीं करेगा, उल्टा सब हमारा मजाक उड़ाएंगे। वो बच्चों जैसा बिहेव करने लगा। तभी आवाज आई, तुम कर क्या रहे हो? इतना वक्त लड़कियां भी नहीं लगाती जितना तुम लगाते हो। सब नीचे वेट करते करते चले गए। कौन सा मेकअप कर रहे हो? बीवी तुम हो या मैं? इतना कहते हुए ही अभी दन दनाते हुए अंदर आ गई। अर्थ बोला, मम्मा सेव मी। इतना कहते ही वो अपनी माँ के पीछे छिप गया। सिया जी को देखकर अभी रुक गई। वो बोली, मम्मी आप? वो मैं। सिया जी बोली, आव्या तुमने किट्टू को मारा? क्या ये सच है? वो सीरियस लग रही थी, जिसे देख अभी सीधे सपाट लहजे में बोली, ये काम ही ऐसे करते हैं कि पिटाई की नौबत आ जाती है। सिया जी बोली, तब तो और मारा करो इस नालायक को। अर्थ को झटका लग गया। वो अपनी माँ को देखने लगा। वो बोला, मम्मा आप मेरी सुपारी दे रही हैं? इट्स नॉट फेयर। सिया जी उसका कान पकड़कर मरोड़ते हुए बोली, तुम इसी लायक हो, अब चलो नीचे। कितना टाइम लगा दिया तुमने, सब शादी की तैयारियों में लगे हुए हैं और तुम्हें देखो, जल्दी चलो तुम भी। आज ही तुम्हें अविका, निवी, आव्या और राइमा को शॉपिंग पर ले जाना है। हम लोग कल चले जाएंगे। अर्थ कराहते हुए अपना पैर पटकता है और मुंह बनाते हुए कहता है, मम्मा बहुत पेन हो रहा है, प्लीज प्लीज। अभी बोली, मम्मी छोड़ दीजिए। सिया जी बोली, देख तेरी बीवी तुझसे कितना प्यार करती है, तुम्हें दिखता ही नहीं। उन्होंने कान छोड़ दिया। अर्थ आव्या को नाराजगी से देख रही थी। सिया जी बोली, आव्या बेटा शॉपिंग पर जाना है, चेंज कर लो। इतना बोलने के बाद वो चली गई। उनके जाते ही अर्थ प्राइमरी के छोटे से बच्चे की तरह आव्या पर झपटा, जैसे आव्या ने उसका कोई फेवरेट खिलौना तोड़ दिया हो। अभी ने उसे देखा और उसके सीने पर हाथ रखकर उसे रोकते हुए कहा, क्या बचपना है ये? यू आर नॉट ए चाइल्ड, यू आर एडल्ट। अर्थ बोला, तुमने मेरी मम्मा को भी छीन लिया। अर्थ किसी बच्चे की तरह रिएक्ट करने लगा था। अभी ने उसे धक्का देकर दूर किया और कहा, शट अप, तुम बच्चे नहीं हो, समझे? अर्थ अचानक से बोल पड़ा, आई एम नॉट ए चाइल्ड। वो एकदम से जेंटलमैन और रूड सीईओ बन गया और उसे ऑर्डर देते हुए बोला, 5 मिनट में नीचे आओ वरना मैं छोड़कर चला जाऊंगा। अर्थ फुल एटीट्यूड के साथ बाहर चला गया। अभी कुछ नहीं बोली और चेंज करने चली गई और कुछ देर में बाहर आई और सीधे नीचे की तरफ बढ़ गई, जहां अविका, राइमा, निवी और अर्थ उसका ही वेट कर रहे थे। राइमा अर्थ को घूरे जा रही थी। अवि ने उसे देखा और बोली, आई एम सो सॉरी, मुझे आने में थोड़ा लेट हो गया। सबने उसे देखा। अवि ने एम्ब्रॉयडरी प्लेटेड अनारकली सूट पहन रखा था, जो स्लीवलेस और हाई नेक था, जो येलो विद व्हाइट कलर में था, और येलो कलर का दुपट्टा साइड में पिन अप कर रखा था। बालों का अभी भी मेसी बन बना रखा था। राइमा ने जब उसे देखा तो उसकी आंखें नफरत से भर गई। फिर उसने अर्थ को देखा, जो आंखें फाड़कर अवि को देखने लगा था। अवि का बोली, भाभी आपका हर लुक किलर होता है। अर्थ को ऐसे देखकर निवी बोली, भाई क्या देख रहे हो, आपकी ये वाइफ है, बाद में देखते रहना, अभी चलो शॉपिंग पर। अर्थ होश में आया और नजरें चुराने लगा और अपने आंखों पर शेड्स लगाते हुए कहा, चलो लेट हो रहा है, जल्दी चलो। इतना बोलकर वो आगे बढ़ गया, जिसे देख जल्दी से उसके पीछे राइमा भागी। अविका, निवी और अवि तीनों बातें करते हुए आराम से चलने लगी। अर्थ कार में ड्राइविंग सीट पर बैठ चुका था और उनका वेट कर रहा था। राइमा पैसेंजर सीट का डोर खोलकर बैठी रही थी कि अर्थ की गुस्से से घूरती नजरों का एहसास हुआ। अर्थ गुस्से में बोला, व्हाट आर यू डूइंग? राइमा बोली, मैं बैठ रही हूँ अर्थ, लेट हो रहा है। वो मुस्कुराई पर अर्थ ने उसे घूरते हुए कहा, ये सीट मेरी बीवी की है, राइमा जाकर बैक सीट पर बैठो। लेकिन राइमा ने अर्थ की बात को सीरियसली नहीं लिया और बैठ गई। तभी अविका, निवी और अवि भी वहां आ गई और बैक सीट पर बैठ गई। अर्थ सीट बेल्ट खोलकर नीचे उतर गया और कहा, आनित तीनों को लेकर पहुंचो। आनित जो अभी वहां पहुंचा था उसने कहा, ओके भाई। वो बैठ गया, जिसे देख राइमा बोली, तुम? अर्थ कहाँ है? आनित बोला, वो भाभी के साथ दूसरी कार से आएंगे। तभी अर्थ ने झटके से बैक सीट का डोर खोला और बोला, आव्या नीचे उतरो। आव्या ने कहा, क्यों और किस लिए? अर्थ ने रूडली जवाब दिया, उतर रही हो कि नहीं, हम दूसरी कार से जाएंगे, सीधे उतरो। आव्या भी जिद पर अड़ते हुए बोली, मैं नहीं आने वाली, हम इसी में जाएंगे। अर्थ खींचते हुए बोला, आव्या सीधे नीचे उतरो, आई एम टेलिंग यू, अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। आव्या भी बोल पड़ी, नहीं उतरूंगी, जाओ क्या कर लोगे? अर्थ ने कहा, नहीं उतरोगी, ठीक है। इतना कहते ही अर्थ ने अवि का हाथ पकड़कर उसे खींच लिया और अपने कंधे पर उठा लिया। अवि हड़बड़ा गई और बोली, क्या कर रहे हो, नीचे उतारो, पागल हो गए हो क्या? अर्थ उसे दूसरे कार की तरफ ले जाते हुए बोला, तुमने ही उकसाया है मुझे।
उन्हें ऐसे देखकर आनित, निवी और अविका हंसने लगे, जबकि रायमा जलकर राख हो रही थी। अर्थ ने जबरदस्ती उसे पैसेंजर सीट पर बिठा दिया और डोर लॉक कर दिया और खुद ड्राइविंग सीट का डोर ओपन कर बैठ गया और सीट बेल्ट लगाने लगा। और आव्या को देखा जिसने सीट बेल्ट नहीं लगाया था। अर्थ उसकी तरफ झुका और सीट बेल्ट लगाने लगा। अवि ने अपना मुंह फेर लिया। अर्थ उसके करीब था। उसके परफ्यूम की भीनी भीनी खुशबू उसके नाक में जा रही थी। वो बोली, जल्दी लगाओ, अब तुमसे सीट बेल्ट भी लगाया नहीं जा रहा है, और दूर हटो। अर्थ सीट बेल्ट लगाकर दूर हटने के बजाय अपना चेहरा उसके चेहरे के सामने ले गया और बोला, क्यों? अवि ने उसे देखा और चेहरा सामने करते ही उसके होठ अर्थ के होठ से टच हो गया। वो हड़बड़ा गई और दोबारा अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया और बोली, सुनाई नहीं दिया क्या? मैंने कहा दूर हटो। अनजाने में ही सही अवि के गालों में शर्म की गुलाबी रंगत आ गई थी। वो अर्थ के सांसों को अपने गालों पर महसूस कर पा रही थी। वो चाहती थी कि अर्थ दूर हट जाए, पर अर्थ था कि वो फेविकॉल की तरह चिपक गया था। अर्थ ने उसके गालों को गुलाबी होते हुए देखा और अवि का चेहरा पकड़कर अपनी तरफ किया और एक हाथ अवि के सिर के पीछे ले गया और उसके बालों को जो मैसी बन में बंधे हुए थे उसे खोल दिया। अवि के बाल खुलते ही कुछ बाल उसके चेहरे पर आ गए और उसके चेहरे को ढक लिए तो अर्थ आहिस्ता से उसके चेहरे से बालों को हटाकर उसके कान के पीछे लगा दिया। अवि उसे ही ब्लैंक होकर देख रही थी। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था और तभी अर्थ बोला, तुम्हें ड्रेसिंग सेंस बिल्कुल भी नहीं है। अवि उसे आंखें छोटी करके देखने लगी। वो बोली, अब दूर हटो, तुम तो फेविकॉल की तरह चिपक गए, दूर हटो। और अपने दोनों हाथ उसके सीने पर रखकर उसे दूर धकेलने लगी। अर्थ ने उसके दोनों गालों को चूम लिया और अवि ब्लैंक होकर अपनी आंखें बड़ी करके उसे देखने लगी। अर्थ बोला, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम्हें मारने पीटने के अलावा शर्माना भी आता है। इतना कहते ही अर्थ अपना आई विंक करते हुए अवि को देखने लगा। अवि बोली, व्हाट नॉनसेंस, मैं क्यों शर्माने लगी? अर्थ बोला, इस वक्त तुम्हारे गाल गुलाबी हो रखे हैं। अवि उसे कुछ कहने के लिए मुंह खोलने ही वाली थी कि अर्थ बीच में बोल पड़ा, अच्छी लग रही हो शर्माते हुए। अवि उसे खा जाने वाली नजरों से घूरने लगी। फिर अर्थ वही उससे दूर हट गया और अपनी सीट पर बैठ गया। सीट बेल्ट लगाकर उसने कार स्टार्ट की और निकल गया। अवि रिव्यू मिरर में अपने गालों को देखने लगी, पर उसे तो ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा था। वो बार बार अपने गालों को रगड़ रही थी। अर्थ ने उसके हाथ को पकड़ लिया और कहा, रगड़कर अपने गाल लाल क्यों कर रही हो? अवि बोली, मेरे गाल, मेरी मर्जी, मैं कुछ भी करूं, तुम और। इतना बोलने के बाद उसने अर्थ के सिर पर हल्का सा चपत लगा दिया और कहा, तुम ना अपनी उस गर्लफ्रेंड पर ध्यान दो, उसे बेल मिल गई है, मिलने नहीं गए? ये सुनकर अर्थ ने अचानक ब्रेक लगाया और कार के टायर रगड़ खाते हुए तेज आवाज के साथ झटके से रुका। अवि को झटका लगा। उसका सिर डैशबोर्ड में टकराते टकराते बचा। वो चिल्लाकर बोली, अभी मेरा सिर टकराने वाला था। अंतरा के बारे में सुनकर पागलपन का दौरा पड़ने लगता है क्या? इडियट, मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ। वो सीट बेल्ट निकालकर डोर खोलकर बाहर निकल गई। अर्थ किसी सोच में गुम हो गया था। सड़क पर ज्यादा गाड़ियों का आना जाना नहीं हो रहा था। अवि ने आनित को फोन करने के लिए फोन को ऑन किया, पर बैटरी डेड होने के कारण फोन ऑन ही नहीं हुआ। अवि बोली, शिट, ये भी अभी होना था, मुझे चार्ज कर लेना चाहिए था। उसने माथा पकड़ लिया। अर्थ अपने ख्याल से बाहर आया। उसकी नजर बाहर अवि पर पड़ी, जो लिफ्ट लेने के लिए इधर उधर देख रही थी। उसके काले लंबे बाल हवा चलने के कारण उड़ रहे थे और बार बार उसके चेहरे पर आ रहे थे। उन्हें हटाते हटाते अवि खींच गई और हटाना छोड़ दिया। अर्थ का दिल धड़क उठा और वो अवि को देखने लगा। अवि बोली, अब कोई गाड़ी भी नहीं आ रही है, ऊपर से बहुत भूख भी लगी है। सब गड़बड़ आज ही हो रही है इस आदमी की वजह से, वरना मेरी लाइफ हमेशा से सही चल रही थी। इस आदमी ने सब खराब कर दिया। अर्थ बाहर निकला। उसे भी बहुत भूख लगी थी। उसने ब्रेकफास्ट नहीं किया था। अवि ने उसे अपनी तरफ आते देखा तो उसकी आईब्रो चढ़ गई। वो दूसरी तरफ जाने लगी तो अर्थ तेजी से आया और लपक कर उसे पकड़ लिया और अपने कंधे पर उठा लिया। अवि छटपटाने लगी। वो बोली, नीचे उतारो, मैं कोई बोरी नहीं हूँ जिसे कंधे पर उठाकर ले जा रहे हो, उतारो मुझे। इतना कहते ही अवि अर्थ की पीठ पर मारने लगी, लेकिन अर्थ को उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने कुछ नहीं कहा और उसे वापस पैसेंजर सीट पर बिठाया और सीट बेल्ट लगा दिया। अवि बोली, तुम? उसने इतना कहा ही था कि अर्थ ने उसके गालों को एक हाथ से कसकर पकड़ा और चेहरा ऊपर करके उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। अवि बहुत चक्की रह गई। वो उसे रफली किस कर रहा था और उसके होठों को बाइट भी कर रहा था, जिससे अवि को पेन भी हो रहा था। वो अपने दोनों हाथों से उसे धक्का देने लगी, पर अर्थ ने एक हाथ से उसके दोनों हाथों को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। आव्या से और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अर्थ उसकी पहली रात के जैसे बिहेव कर रहा था। अवि जितना छटपटाती, अर्थ उतना ही वाइल्ड हो रहा था। आव्या को इस वक्त वो किसी सनकी और मेंटल असाइलम से भागा हुआ पागल लग रहा था। आव्या की सांसें धीमी पड़ने लगी और वो सांस लेने के लिए स्ट्रगल करने लगी। अर्थ ने उसे झटके से छोड़ा। वो तो लगभग मरने ही वाली थी।
वो जल्दी जल्दी लंबी लंबी सांसें लेने लगी। अवी के होठ सूज गए थे और अर्थ के बाइट करने की वजह से उसके होठ से खून आ रहा था। अर्थ भी सांसें ले रहा था। उसने अपने होठ पर लगे आव्या के ब्लड को साफ किया और डोर बंद कर दिया और वापस अपनी ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। एक टिश्यू पेपर निकाला और अपना हाथ बढ़ाकर आव्या के चेहरे को अपने तरफ किया। आव्या ने गुस्से से उसका हाथ झटक दिया। अवी की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। उसने अपना चेहरा दूसरी ओर फेर लिया। अर्थ ने दोबारा उसका चेहरा अपनी तरफ किया और टिश्यू पेपर से उसके होठ पर आ रहे खून को ध्यान से साफ करने लगा। अवी दोबारा अपना चेहरा दूसरी तरफ कर रही थी कि वापस अर्थ ने उसके गालों को पकड़ लिया और बेरहमी से अवी के होठों को टिश्यू पेपर से साफ करने लगा। अवी को बहुत दर्द होने लगा, इसलिए अवी ने एक बार फिर अर्थ का हाथ झटक दिया।